हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करगी क्लासेस डेटा। आज की 10 अप्रैल 2021 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ है यूएस वॉरशिप स्टायर्स द वाटर्स विदाउट इंडियन कंसेंट। बिना दिल्ली के परमिशन के यूएसए का एक वॉरशिप जिसका नाम है द यूएसएस जॉन पॉल जॉन्स, ये अरेबियन सी में लोकेट तो क्या किया गया, यूएसए ने खुद डिक्लेयर किया है कि हमारा एक नेवल शिप अरेबियन सी में लक्षद्वीप से अराउंड 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट में इजीली बिना कोई प्रॉब्लम के नेविगेट करके आया है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को शो करता है इंटरनेशनली। तो ये चीज़ यूएसए ने अपनी तरफ से पब्लिक में ये अनाउंस किया। तो बेसिकली ये जो मुद्दा है आप देख सकते हो कि 130 नॉटिकल माइल लक्षद्वीप से, तो आपको पता होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो भी टेरिटोरियल रीजन है इंडिया का हो चाहे कोई भी कंट्री हो, तो हमारे यहाँ पर जो टेरिटोरियल अगर रीजन की बात करें तो लक्षद्वीप टेरिटरी ऑफ इंडिया है। तो वहाँ से लक्षद्वीप के वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड से वेस्ट में अगर 200 नॉटिकल माइल दूर तक चले जाओगे तो वो एरिया आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिवली इंडिया के लिए है। तो हमारे यहाँ पर 1976 का जो लॉ है वो ये कहता है कि यहाँ पर इस 200 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस में अगर आप देखो तो वॉरशिप, सबमरीन्स या कोई भी ऐसा मूवमेंट जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सके, उसको छोड़कर बाकी जो नॉर्मल कोई भी शिप्स हों, ठीक है, चाहे कॉमर्शियल शिप हो चाहे कोई सा भी क्रूज़ हो, वो इजीली पास हो सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। बट ये क्या था, एक वॉरशिप था और कहाँ तक थी डिस्टेंस, 130 नॉटिकल माइल। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव ये मुद्दा था। तो यूएसए ने जिस तरीके से इस बात को हाईलाइट किया है पब्लिक डोमेन में, तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से कंसर्न्स रेज किए हैं कि अगर आपका वॉरशिप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर से होते हुए निकला है तो आप इस चीज़ के लिए परमिशन लेते, क्योंकि ये वॉरशिप था। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के आर्टिकल है और एक्सप्लेन पेज पर भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके समझेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जो चीज़ें मैंने अभी समरी में बताई है। दूसरा जो हम आर्टिकल इस पेज पे देख सकेंगे वो है, इधर आप देख सकते हो इटालियन मरीनर्स का जो केस चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट को कह दिया कि कॉम्पनसेशन जो इटली की गवर्नमेंट दे रही है इंडिया को, वो आप जो फिशरमैन्स हैं उनके नाम पर करो। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको डिलीवर करेगा। तो 10 करोड़ रुपए के लगभग ये एक तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो केस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सेडिशन चार्जेस लगाए हैं पटना में एक ग्रुप पर, दो ग्रुप्स हैं बेसिकली, जो कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ठीक है, तो एनआरसी के ऊपर चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं स्ट्रीट किड्स को, जो स्ट्रीट किड्स आप समझ गए होंगे, जो गरीब बच्चे हैं उनको। तो बेसिकली सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं इन दो ग्रुप्स पे। तो सेडिशन चार्जेस किस सेक्शन में लगते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124, उसमें क्या होता है, सेडिशन चार्जेस मतलब देशद्रोह के चार्जेस लगते हैं। दूसरा सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी, उसमें ये मतलब सेडिशन के चार्जेस इस बेसिस पे लगते हैं, सेडिशन टर्म तो नहीं है, उसमें यह है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप अगर एनिमिटी फैलाता है, दुश्मनी फैलाता है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, तो भी उसको जेल में डाल दिया जाएगा आईपीसी के सेक्शन 153 के बेसिस पे। तो सेक्शन 124A और सेक्शन 153A, बस यही दो मेन चीज़ें थी इस आर्टिकल में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अलकायदा लीडर समेत 7 लड़ाकों को मार गिराया है, मिलिटेंट्स को, तो उससे रिलेटेड काम का नहीं है। अच्छा, एक ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ में हमारे लिए न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक टर्म आ रही है अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, दैट इज सेक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन आपने पता सुना होगा कि ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे की मतलब फिरौती मांगना एक तरीके से, है ना। और यहाँ पर सेक्सटोर्शन क्या आ रहा है, एक ऑनलाइन रैकेट निकल के आ रहा है कि एक इंडिविजुअल है ए जो कि मेल है, दूसरा इंडिविजुअल है बी जो कि एक फीमेल है, दोनों की दोनों ऑनलाइन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में
एक दूसरे से इंडल्ज रहते हैं, तो तीसरी पार्टी वहाँ पर उस ऑनलाइन फीचर का फ़ायदा उठा करके और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और फिर बाद में बी को भी ब्लैकमेल करती है, ए को भी ब्लैकमेल करती है और पैसे निकलवाती है। तो एक तरीके से ये भी फिरौती होगी, इसलिए सेक्स और एक्सटॉर्शन दोनों को मर्ज करके ये वर्ड बन गया सेक्सटॉर्शन। इसके चलते बेंगलुरु में एक 26 साल के इंडिविजुअल ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है आज के ज़माने में, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक टर्म थी इस वर्ड इसमें काम की। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे हम देखें तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ कुछ जान लेना, कुछ बातें आई हैं वो जान लेते हैं कि चाइना और पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन हो या फिर कोई दूसरा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ पार्टिसिपेट करें। तो ये ऑल वेदर अलाइज हैं कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने वाले कंट्रीज़। ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चाइना इंडिया रिलेशन में या चाइना पाकिस्तान इंडिया रिलेशन की बात आए तो थोड़ा बहुत हमें ध्यान रहना चाहिए। इसके अलावा अभी जो जैकपोआ को लेकर के, हम जैकपोआ के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ईरान के साथ में P5+ USA की जो 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी उसको बोला जाता है। तो उसके रिवाइवल के लिए कोशिशें की जा रही है, बट अभी भी कुछ प्रॉपर पॉजिटिव आउटकम तो देखो बन पा रहा है, बट आउटकम जो है रिजल्ट नहीं मिल पा रहा इस न्यूक्लियर डील के ऊपर। ईरान ने अभी रिसेंटली साउथ कोरिया का एक शिप पकड़ लिया था। ठीक है, वो ये कहा कि साउथ कोरिया जो है वो ईरान के बहुत सारे पैसे खा रहा है। तो ऐसे में उस शिप को तब रिलीज़ किया जब जाकर के ये थोड़ा सा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना है। इसमें एक जगह का नाम आ रहा है बंदर अब्बास, ये आप ध्यान रखना, बंदर अब्बास। ठीक है, ये ईरान में है लोकेशन। तो कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाती है ये चीज़ें, ध्यान रखना आप। ठीक है, और तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इस पेज पे। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे हमारे सामने है एक तो यूएसए की तरफ से जो कॉरपोरेट टैक्स प्रपोजल आया है G20 कंट्रीज़ के लिए, उस प्रपोजल को जानेंगे और क्या यूएसए के इंटरेस्ट है और इंडिया का क्या स्टैंड है वो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। दूसरा, फर्स्ट जो आर्टिकल था हमारा, फर्स्ट जो न्यूज़ थी उसी से एसोसिएटेड आर्टिकल है जिसमें इंडियन इंटरनेशनल लॉज क्या है और यूएसए ने क्या किस तरीके से अपने आप को असर्ट किया है इन सारे, मतलब ये जो मुद्दा है इसके अंदर, जिसमें अपनी जो 7th फ्लीट है यूएसए नेवी की, उसका लक्षद्वीप के आसपास से 130 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस से ही पास होना और यूएसए का वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना। तो उसको लेकर के दोनों, फर्स्ट पेज वाला और ये वाला, दोनों न्यूज़ को हम एक साथ कंबाइन करके फिर बाद में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे देखें तो फर्स्ट आर्टिकल है वाई ऑयल प्राइसेस आर फॉलिंग एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट फ्यूल कॉस्ट। देखो, ऑयल प्राइसेस रिड्यूस होने के दो कारण हैं, सीधे सीधे यहीं पे देख लेते हैं। एक तो हो गया कोविड-19 केसेस बहुत सारे आने लग गए हैं दोबारा से, तो इस वजह से एक तो अनसर्टेनिटी, और दूसरा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं OPEC प्लस कंट्रीज़, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो कट इम्पोज कर रखा था प्रोडक्शन पे, उस कट को विड्रॉ करेंगे, मतलब प्रोडक्शन को राइज़ करेंगे। तो ऐसे में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन हो जाएगी। तो ये दो वजह, एक तो कोविड केस और दूसरा प्रोडक्शन राइज होना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं। दूसरा इधर बताया जा रहा, RBI की एक रिपोर्ट आई है कि इंटरेस्ट रेट्स तो कम हुई, जैसे कि हमने देखा रेपो रेट है वो 4% चल रही है अभी और उसको लगातार RBI मेंटेन करके रख रहा है। इसके बावजूद भी डिपॉजिट्स हैं वो तो देखो बहुत सारे हुए हैं, बैंकों में लोगों ने पैसे बहुत डिपॉजिट कराए हैं। आप देखो कि लगभग 11.5% का राइज देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, पर इसका असर जो क्रेडिट है उस पर नहीं गया, मतलब लोगों ने लोन कम से कम लिया है पिछले 1 साल के अंदर। और ये तो हमें भी पता है कि लोगों ने क्रेडिट के बजाय अपना जो पैसा था उसको सेविंग्स में डालने की कोशिश की है कि पता नहीं आने वाला टाइम कितना बुरा हो कि कहीं खाने की प्रॉब्लम ना पड़ जाए हमारे। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया तो डिपॉजिट किया है ज़्यादा। इवन म्यूचुअल फंड्स से जो इक्विटी मार्केट में पैसा जाता है वहाँ से भी पैसे निकले हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, रही सही में एक इनसिक्योरिटी आपने भी एक्सपीरियंस की होगी कोविड-19 लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद में भी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरा इधर देख सकते हो, डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट की अगर बात करें तो जितना रिवाइज एस्टिमेट लगाया गया था ना 1 फरवरी को जब बजट आया था कि लगभग
जितना भी करोड़ रुपए इकट्ठा होगा उसके कंपैरिजन में 40,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स के तौर पे एक्चुअल में कलेक्ट हो पाए हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब 2020-21 में। ये चीज़ बताई जा रही है। तो हमारे लिए ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 2018 फाइनेंशियल ईयर में कितना कलेक्शन था, लगभग 10.02 लाख करोड़। फिर फाइनेंशियल ईयर 2019 में कितना, 11.38 लाख करोड़। ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर 20 में रिड्यूस हो गया 10.5, और फिर फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना, 9.45। तो यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछती है कि रिसेंट मतलब पिछले 5 सालों के अंदर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बीच में राइज हुआ, अब फॉल कर रहा है। ठीक है, अगर पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो बेसिकली 5 सालों के ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। और यही डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वाला जो मुद्दा है ना, आप इकोनॉमिक सर्वे से देखना, वहाँ पर ज़्यादा सॉलिड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये तो टेंटेटिव चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में हो गया वो सरकार का है पूरा का पूरा। ठीक है, वैसे यहाँ से भी एकदम परफेक्ट आइडिया आपको लग ही रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का क्या ट्रेंड रहा है पिछले 4-5 सालों में। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। एमएसएमईज के लिए जो प्री पैक रूल लाए गए हैं ये बहुत ही अच्छे बताए जा रहे हैं, और साथ में मैनेजमेंट भी रिटेन रहेगा, तो ज़्यादा कोई डिस्ट्रप्शन आने वाला नहीं है। तो ये प्री पैक रूल्स के बारे में हमने डिटेल में अच्छे से पिछले 5-7 दिनों में डिस्कस किया है। एक्सप्लेन पेज पे भी डिस्कस किया था, एडिटोरियल पे भी, न्यूज़ में भी। तो इसलिए आज हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप खुद से एक बार देख लेना जो आपने नोट मेकिंग कर रखी है उनसे। दूसरी इधर देखोगे, कोविड-19 के चलते रुपया जो है वो पिछले लगातार 5 सेशंस में लगातार डिक्लाइन हो रहा है। अब रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कितनी रही, कल बंद हुई तो 74.74 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया। अच्छा, रुपए पे डिक्लाइन करने का क्या असर, रुपए का डिक्लाइन करने का क्या असर रहता है डॉलर के अगेंस्ट में, इसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में अच्छी हो जाती है तो उसको एप्रीशिएशन बोलते हैं। उसका असर हमने कल एक्सप्लेन पेज पे अच्छे से देखा था, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो 9 अप्रैल का। बाकी इधर आपके लिए 2 छोटी छोटी टास्क हैं। एक तो आपको देखना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, डिटेल पढ़ोगे आप, और एक आप पढ़ोगे RCEP के बारे में, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया भी शुरुआत में 2012 में एक पार्टी था, बट इंडिया ने खुद को बाहर निकाल लिया 2019 में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोकल डेयरी फार्म है और बहुत सारे फार्मर्स का इश्यूज़ हैं, उनके चलते इंडिया ने विड्रॉ कर लिया। बोले कि चाइना और दूसरे जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण बन सकते हैं। तो RCEP में बेसिकली इंडिया मेंबर नहीं है, ये आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़, इसमें 10 तो आसियान कंट्रीज़ हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ये दूसरे 6 कंट्रीज़ और हैं इसके अंदर। ठीक है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। अच्छा, सिंगापुर जो है वो पहला कंट्री बन गया है RCEP को एक तरीके से इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने वाला, रेटिफाई करने वाला। ठीक है, रेटिफिकेशन मतलब अप्रूवल देने वाला, सिंगापुर पहला कंट्री बन गया है RCEP को। ठीक है, तो RCEP के बारे में थोड़ी और डिटेल आप गेन करोगे, और दूसरा मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बता ही दिया। तो देखो, इकोनॉमी पेज पे तो कुछ काम का है नहीं, जो चीज़ें थी वो हमने समरी फॉर्म में देख लिया है। अब जो आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं। तो जो न्यूज़ है वो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन बाय 7th फ्लीट वॉरशिप, और वॉरशिप का नाम हमने देख ही लिया, द USS जॉन पॉल जॉन्स। तो आप देखोगे कि फर्स्ट समिट जब हुई, क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग के जो लीडर्स थे उनके, और USS सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जे ऑस्टिन की जो विजिट हुई थी हमारे यहाँ पर, अभी रिसेंटली दिल्ली आके गए हैं, तो उसके जस्ट बाद में आप देखोगे 7th फ्लीट ने अपनी तरफ से, 7th फ्लीट का मतलब पूरा एक ग्रुप है जिसमें वॉरशिप्स भी हैं, सबमरीन भी हैं और हेलीकॉप्टर्स भी हैं, सारे एक पूरा एक नेवी का पूरा ग्रुप है, आप ये कह सकते हो। तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि USA का जो वॉरशिप है USS जॉन पॉल जॉन्स DDG 53, ये अभी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऑपरेशन के अंडर में इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होते हुए निकला, वो भी बिना इंडिया से रिक्वेस्ट किए और बिना इंडिया की प्रायर कंसेंट किए। मतलब इंडिया से बिना पूछे इंडिया के घर के पास से निकल के आया है, पास क्या घर के अंदर घूम के आए हैं हम। और ये चीज़ इन्होंने कहा कि बोले ये कंसिस्टेंट है इंटरनेशनल लॉज के लिए कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। बट इंडिया को जैसे ही पता पड़ा तो इंडिया ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये तो हमारे से बिना पूछे आप कैसे आ सकते हो, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होती है वो
टेरिटरी से 200 नॉटिकल माइल डिस्टेंस तक होती है। और ये जो इस फ्लीट का जो एक पार्ट था, ये वॉरशिप, ये 130 नॉटिकल माइल डिस्टेंस से ही गुजरा है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होते हुए गुजरना और विदाउट इंडियन परमिशन, ये कहीं ना कहीं चिंता का कारण था और इंडिया ने बिल्कुल अपना कंसर्न रेज किया है यूएसए गवर्नमेंट को। ठीक है, और आप देखोगे ये बेसिकली यूएसए का ये जो फ्लीट 7 है ना, ये पूरे वर्ल्ड में चक्कर काटता रहता है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप है, चक्कर काटता रहता है कि कहीं पर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो देख ले, या फिर यूएस अपने दबदबा बनाने के लिए कह सकते हैं ना पुलिसमैन का काम करना, लाइक दैट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी इंडिया से डीलिंग कब हुई थी वो थोड़ा भी हम जान लेंगे। दूसरी तरफ क्वेड के साथ में, क्वेड में 4 कंट्रीज हमें पता है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। तो नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ गए क्या ये वाकई में ऐसा है? क्योंकि ये एक अनयूजुअल स्टेटमेंट है जो कि दिल्ली के लिए ना खुश का कारण है। मतलब दिल्ली बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के वेस्ट एरिया से, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखोगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के इधर से ये निकल रहा है फ्लीट 130 नॉटिकल माइल की होते हुए। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए तो चिंता का कारण है ही ना। तो यही चीज़ इंडिया ने अपनी तरफ से राइज की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेन पेज से, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन और 7th फ्लीट यूएसए की और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो मैप है आप उसको क्लियर से समझ लो कि ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, जिसको देख सकते हो आप, ये है हमारी कोस्ट लाइन। इस कोस्ट लाइन से ये वाले डिस्टेंस पे अगर चले जाओगे लगभग 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, बेस लाइन होती है, मान लो ये कोस्टल रीजन है, तो इसको आप यूँ कनेक्ट कर दो ना बाहर वाले पॉइंट्स को, इसको बोल दिया जाएगा बेस लाइन। और इससे 12 नॉटिकल माइल तक अगर आप चले जाओगे तो ये हो जाएगा टेरिटोरियल वाटर। और इसी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक अगर आप चले जाओगे तो इसका मतलब ये हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर आप देखो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक बाउंड्री जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों डाइवर्टेड है वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर इंडियन टेरिटरी का पार्ट लक्षद्वीप है। सिमिलरली आप अंडमान निकोबार की तरफ भी देख सकते हो। तो ये जो रेड लाइन दिखा रखी है ना, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया की। तो यहाँ पर से आप देखो तो इसके बाहर से अगर वॉरशिप, कोई भी सबमरीन या कोई भी ऐसा व्हीकल, या आप कह सकते हो कोई भी ऐसी फ्लीट जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकती है, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक बॉर्डर से निकलने का अलाउ नहीं किया गया है हमारे लॉज के अकॉर्डिंग। तो अभी ये जो यूएसए का जो वॉरशिप है ना, ये इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होता हुआ यूँ निकला है। तो इसलिए ये हमारे लिए चिंता का कारण है और इस चीज़ को राइज भी किया है इंडिया ने अपनी तरफ से। ठीक है, तो यूएसए नेवी 7 अप्रैल को अनाउंस किया कि यूएसएस जॉन पॉल जॉन्स ये 7th फ्लीट का पार्ट है, जो कि नेविगेशनल राइट को असर्ट करते हुए, नेविगेशनल फ्रीडम को असर्ट करते हुए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो फोनॉप कंडक्ट करता है यूएसए की जो 7th फ्लीट है नेवी की, बोलो उसका एक पार्ट इधर से अरेबियन सी से होते हुए गुजरा और उसको इजीली पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर ये पूरी न्यूज़ हमारे सामने आई है। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सी, यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग भी देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि भाई इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी किसी भी ऐसे कंट्री को, दूसरे कंट्री को ये अथॉरिटी नहीं मिलती है कि वो किसी भी कंट्री के, मतलब यहाँ पर यूएसए हो गया, वो इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब हो गया कि आप देखोगे जो कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, ओशंस आ गए, तो यहाँ पर ये सबमर्ज्ड पार्ट जो होगा ना, शुरुआती सबमर्ज्ड पार्ट, किनारा एक तरीके से। अब बाकी ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, वो ज़्यादा डिटेल में ना जा करके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जो डूबा हुआ कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बोलो वहाँ तक आना किसी भी दूसरे कंट्री को अलाउ नहीं किया जाता, कम से कम उनको जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज से एसोसिएटेड हैं या फिर कोई भी वेपन लेकर के, कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल लेकर के इन कोस्टल स्टेट से होते हुए निकल नहीं सकता जब तक कि वो कोस्टल स्टेट है, मतलब कोस्टल कंट्री उनको अप्रूवल ना दे दे। तो ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई होने वाला लॉ है, इसको कैसे कोई ब्रीच कर सकता है। रही सही में अगर बात करें फोनोप की, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन की, तो ये यूएस नेवी का एक पार्ट है जो कि अपनी तरफ से पूरे वर्ल्ड में चक्कर काटते हैं। और ये मैंने आपको बताया, इसमें ये जो 7th फ्लीट है ना, इसमें 150 एयरक्राफ्ट हैं, 70 से ज़्यादा शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, और आप देखोगे 20,000 से ज़्यादा सेलर्स हैं इनके अंदर, और 3 स्टार नेवी ऑफिसर जो है वो इसको
कमांड करता है। तो ओवरऑल ये यूएसए का ऑपरेशन है जो कि पर्शियन गल्फ, सूडान और मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड, मतलब पूरे ग्लोब में ये चक्कर काटते रहते हैं, एक रेकी करते रहते हैं, आप ये कह सकते हो। तो बेसिकली इनका तो ये कहना था, यूएसए का तो अभी तक देखो, यूएसए ने अभी तक इस तरीके की 7th फ्लीट का जो काम है ना, वो कोई पहली बार नहीं है इस तरीके से मूव करना। मूव तो बहुत बार किया है और पिछले 40 सालों से लगातार चल रहा है ये। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि यूएसए ने ये सब कुछ पब्लिक किया है, तब जाके इंडिया को ये चीज़ कंसर्न लगी है कि हाँ पहले भी यूएसए ने ऐसे अपनी फ्लीट को कंडक्ट किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक तो क्या हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होती हुई निकली, और दूसरा आपने इस चीज़ को पब्लिक में ओपन किया है, तो इससे तो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उस पर तो सवाल आता ही है ना। इसीलिए इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के चिंता में है और इंडिया ने अपने कंसर्न्स भी जाहिर किए हैं। आपको पता होगा जब 1971 वॉर हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन का, उस टाइम पे पाकिस्तान के फेवर में था यूएसए और हमारे फेवर में था यूएसएसआर। तो यही 7th फ्लीट है ना, ये चल रही थी उस टाइम पे पैसिफिक ओशियन में। तो इस 7th फ्लीट को ही कहा था कि बोला आप बे ऑफ बंगाल की तरफ जाओ, मलक्का स्ट्रेट होते हुए। मलक्का स्ट्रेट इधर से आप देखोगे तो यहाँ से है, ये ऊपर की तरफ तो आ जाता है आपका ये मलेशिया वाला रीजन, और नीचे की तरफ ये सुमात्रा आ गया, इंडोनेशिया का आइलैंड। इनके बीच से ये जो स्टेट है ना, वाटर स्टेट, ये मलक्का है। इधर से होती हुई अंडमान सी होती हुई बे ऑफ बंगाल तक पहुंच चुकी थी उस टाइम पे। तो फर्स्ट टाइम था जब 1971 में हमने भी बिल्कुल डील करने की तैयारी तक कर ली थी, ठीक है ना। उस टाइम पे प्रेसिडेंट निक्सन हुआ करते थे और उधर जो डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे यूएसए के, वो थे क्या नाम था उसका, हेनरी किसिंजर, उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ है, सारी की सारी मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा देखो यूएन क्लॉज तो क्या कहता है, वो तो हमने देख लिया कि कोई भी कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन में से अगर निकलना है और वो भी वॉरशिप्स को इनको, तो उस पर्टिकुलर कंट्री से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। और दूसरा हमारा जो इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 क्या कहता है कि इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है उससे और उसमें, और दूसरा टेरिटोरियल वाटर में, और साथ में बेस लाइन जो है, ये जो बेस लाइन है इधर से आपको ये दिख रही होगी शेडोड रीजन के आउटर, इससे 200 नॉटिकल माइल डिस्टेंस पे कोई भी कंट्री का अगर वॉरशिप या सबमरीन या कोई भी ऐसा मतलब कोई भी फ्लीट अगर निकल रही है तो उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना अप्रूवल के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से कोई नहीं निकल सकेगा। ये हमारे लॉ में भी लिखा हुआ है। क्योंकि देखो इनोसेंट पासेज अगर हो रहा है कि मान लो कोई ट्रेड से रिलेटेड ही कोई शिप है, कोई टैंकर है बड़ा, वो जा रहा है क्रूड ऑयल का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो ही वॉरशिप या कोई सबमरीन होगी तो वो तो इंडिया की पीस, गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए प्रिजुडिशियल हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। तो उसी चीज़ के लिए ये हमारे पास में लॉ अवेलेबल है। तो दोनों लॉज को यहाँ पे यूएसए ने एक तरीके से ब्रीच किया है और इंडिया ने इसी चीज़ के लिए अपने कंसर्न्स राइज किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक चैनल्स से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जिनका नाम है जेनेट येलन, उन्होंने G20 नेशंस से एक रिक्वेस्ट की, एक सजेशन दिया है कि क्यों ना एक कॉरपोरेट टैक्स अप्लाई करें जो कि मिनिमम टैक्स ना हो करके एक स्टैंडर्ड टैक्स हो। इसके पीछे यूएसए की खुद की देखो एक बहुत बड़ी विडंबना है, वो हम जानेंगे। पहले तो इस प्रपोजल को हम जानते हैं। देखो कि एक तो क्या कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन, ये सबसे बड़ी बात क्या कही इन्होंने कि जहाँ जहाँ पर भी कम टैक्सेस लगते हैं या जिनको टैक्स हेवंस बोला जाता है, जहाँ पर सारी कंपनियाँ जा करके अपने हेडक्वार्टर्स खोल देती हैं और फिर वहाँ पर लो टैक्स का फ़ायदा उठाती हैं और अपने आप को पैसे वाला बनाती चली जाती हैं। इसके लिए आप एग्जांपल ले लो, मॉरिशस हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, साइप्रस हो गया, हांगकांग हो गया, ये सारे कंट्रीज़ वो हैं, या फिर सिंगापुर हो गया, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर टैक्सेस बहुत कम लगते हैं। तो क्या होता है, यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूएसए को छोड़ करके अपना हेडक्वार्टर कहाँ डाल रही हैं, वो डाल रही हैं इन टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पर इनको टैक्स कम देना पड़ता है और टैक्स कम देने के बाद में इनकी रेवेन्यू खुद की बहुत बढ़ जाती है। तो अभी क्या है, जो बाइडेन साहब ने अभी प्रेसिडेंटशिप अभी वहाँ पे ज्वाइन की ही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था
कि जो टैक्स वहाँ पे चल रहा था, टैक्स रिजीम, उसको रिड्यूस कर दिया था बहुत हद तक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या थे, एक बिजनेसमैन, तो उन्होंने टैक्स को बहुत कम कर दिया था, कॉरपोरेट टैक्स को। तो उसको अब जो बाइडन कहीं ना कहीं राइज करना चाह रहे हैं। एक तो ये है मुद्दा। दूसरा, लगभग $2.5 ट्रिलियन रुपए का इन्फ्यूज, $2.5 ट्रिलियन मतलब $2.5 ट्रिलियन का यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्यूजन करने वाले हैं जो बाइडन, तो उनको पैसे की वैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से यूएसए कॉरपोरेट टैक्स को राइज कराना चाहता है। और साथ में जहां जहां पर भी टैक्सेस कम है, जैसे देखो नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, यहाँ पर क्या है, बहुत टैक्सेस कम है। यहाँ कंपैरिजन देखो, आप दिख रहा है, लग्जमबर्ग 1.39 इफेक्टिव टैक्सेस देखो, नेदरलैंड्स, जबकि यूएस जर्मनी में देखो, यूएसए में 17.78। तो परेशानी तो होगी ना, इंडिया में देखो कितना इफेक्टिव टैक्स है। तो ये चीज़ इनके द्वारा डिमांड की जा रही है। तो यूएसए ने प्लान क्यों किया है कि कैसे भी करके जो टैक्स हेवंस में ये यूएसए की कंपनियां अपनी जगह छोड़ करके जा रही हैं, एक तो बोलो उनको रोको, और इनमें ये जो ग्लोबल ये डिजिटल जाइंट कंपनीज है ना, जैसे आप बात कर सकते हो, इनमें गूगल हो गया, गूगल की पेरेंट कंपनी हो गई अल्फ़ाबेट हो गई, या फिर दूसरी कंपनी फेसबुक हो गई, तो इनका क्या हेडक्वार्टर आयरलैंड या इधर शिफ्ट हो रखा है। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आयरलैंड को तो फिर भी मिल जाता है, बट यूएसए को इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। दूसरा, अगर चाइना का एंगल इसमें देखा जाए तो चाइना इसमें ऑब्जेक्ट करने वाला है नहीं, क्योंकि चाइना का जो आप देख सकते हो यहाँ पर मेन क्या है, हांगकांग के ऊपर लगाम लगाने की बात कर रहा है ना यूएसए, कॉर्पोरेट टैक्स को राइज करना। तो हांगकांग बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट टैक्स हेवन है, एशिया का सबसे बड़ा टैक्स हेवन है, ये मान के चलो, यहाँ पर लोवेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता है। तो चाइना तो खुद चाहता है हांगकांग पे लगाम लगाना, तो चाइना तो इस चीज़ से खुश होगा। अच्छा, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए इंडिया ने कॉर्पोरेट टैक्स को तो रिड्यूस किया है। पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत हद तक रिड्यूस किया। इवन इनकम टैक्स लॉ जो है, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, उसमें कंसेशनल टैक्सेस की बात भी कर दी, लगभग 22% की। तो हमारे यहाँ पर तो टैक्सेस को रिड्यूस किया जा रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की बात करो या चाइना की बात करो, दूसरे एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें, तो वहाँ पर टैक्सेस जो हैं इंडिया के कंपैरिजन में और भी कम है। मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इनमें देखो इंडिया से भी कम इंटरेस्ट रेट लगती है, वहाँ टैक्स लगता है। सिंगापुर केवल 17%। तो ऐसे में क्या होता है कि बड़ी कंपनियां यूएसए जैसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाले कंट्रीज़ को छोड़ करके आ जाती है कहाँ पे, इन टैक्स हेवंस में। तो ये है दर्द यूएसए का, और इसी चीज़ को वो इम्पोज करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी इस आर्टिकल में चीज़ें कहीं ना कहीं वही है कि होता क्या है कि मान लो कोई इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी मान लो मॉरिशस में जाकर के अपना हेडक्वार्टर डालती है, और फिर वो जाकर के फिर इंडिया में वो पैसा घुमा करके लेके आती है। ब्लैक मनी कैसे आती है, मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी का कैसे रूट बनता है कि मानो किसी ने गलत तरीके से इंडिया में पैसे कमाए, वो पैसे भेज देगा कहाँ पे, मॉरिशस में। मॉरिशस में वो कंपनी अपनी डाल लेगा, और वहाँ से मॉरिशस की कंपनी बन करके फिर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, मॉरिशस में। अब इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो ट्रीटी है ना, टैक्स ट्रीटी, उस ट्रीटी का इस कंपनी को फायदा होगा। वो क्या कि इंडिया में ही अगर वो इंडिया की कंपनी बन के इन्वेस्ट करता तो उसको टैक्स देना पड़ता 28, 29, 30% के लगभग, जबकि मॉरिशस में जाकर के वो अपनी कंपनी स्टैब्लिश करके फिर बाद में इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा मॉरिशस में। और मॉरिशस में टैक्स मान लो 15% लग रहा है, तो कितना फायदा हो गया, 15 भी कहाँ, 7-8% ही रखता ही है, या 1-1.5% ही। तो इतने में क्या हो गया कि ये सारी कंपनियां जो है वो यहाँ से पैसा निकाल करके मॉरिशस आती है। यही प्रॉब्लम किसके साथ में, यूएसए के, कि वहाँ से कंपनियां उठ करके लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, जहाँ पर टैक्स कम देना पड़े वहाँ पर जाकर के अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि भाई एक कोई कंपनी यहाँ पर कम फल रही तो इंडिया में है, बट टैक्स मॉरिशस में दे रही है, तो घाटा तो इंडिया को ही हुआ ना। तो यही चीज़ आप यूएसए पे अप्लाई करो। तो ये है मेन जो दर्द है वो यूएसए का ये है। दूसरा, इस परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको हमें थोड़ा सा प्रमोट भी तो करना है। अब कुछ कंपनियां जो बिल्कुल सही भी काम करती हैं, तो उन कंपनियों को भी रिलैक्सेशन देने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया जाता है। इसमें आप एग्जांपल इंडिया मॉरिशस का लो, इंडिया और इधर मॉरिशस। इंडिया की कंपनी अगर मॉरिशस में गई और फिर वो मॉरिशस से जाकर के इंडिया में पैसा लगा देती है, तो ऐसे में इंडिया और मॉरिशस के बीच में अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब कि इंडिया में भी टैक्स लगे,
मतलब जहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री है वहाँ पर भी लगे और होस्ट कंट्री है वहाँ पर भी लगे। तो डोमेस्टिक कंट्री तो मॉरिशस हो गया उस कंपनी का, और होस्ट कंट्री हो गया इंडिया। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि दोनों कंट्रीज़ में टैक्स लगे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया ने साइन भी कर रखे हैं। मॉरिशस के साथ में भी है, नेदरलैंड्स के साथ भी है, साइप्रस के साथ भी है। इसमें क्या होता है कि ये मॉरिशस जो है ये सारी कॉरपोरेट कंपनीज की डिटेल इंडिया को प्रोवाइड करता है कि ये कंपनी कैसे ऑपरेट हो रही है, कहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, इंडिया को कॉन्फिडेंस रहता है। बट यहाँ पर जो मुद्दा है वो कुछ और ही है कि जो लो टैक्स हेवंस हैं उन टैक्स हेवंस को बिल्कुल ख़त्म करना, कि भाई आप टैक्सेस को कम मत रखो, टैक्सेस को राइज करो। और छोटे कंट्रीज़ हैं, मान लो जैसे मॉरिशस ही है, तो इनके तो भाई 1.5% 2% अगर टैक्स आए तो इनको घाटा क्या है। इनकी तो इकोनॉमी चलती केवल इन्हीं चीज़ों पे है, या तो टूरिज्म या फिर इधर का पैसा उधर कर दो, उधर का पैसा इधर कर दो। इनके पास में ना तो कोई इतने मिनरल्स हैं, ना एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये कम कंट्रीज़ अपने आप को एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाने के लिए टैक्सेस को बहुत लो रखते हैं। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं यूएसए का मेन मर्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन पूरा यहीं पे खत्म है। थैंक यू वेरी मच। आर्टिकल को आप अच्छे से और देख लेना।